जिस तरह से हमने ब्रिटिशर्स के दिए गए क्रिमिनल लॉज को बदल दिया और उनका नाम भी चेंज कर दिया, जिस तरीके से हमने ब्रिटिशर्स के दिए गए टेलीग्राम सर्विस को टाटा बाय बाय कह दिया, जिस तरीके से हम ब्रिटिश कॉलोनियल हैंगओवर से निकलना चाहते हैं, क्या उसी सिलसिले में या उसी सीक्वेंस में हम गवर्नर के ऑफिस को भी अलविदा कह दें? ऐसा सवाल हर बार जब भी गवर्नर से रिलेटेड कंट्रोवर्सीज इरप्ट होती हैं, हमारे दिमाग में और बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है। आज हम ये कोशिश करेंगे जानने की लेटेस्ट कंट्रोवर्सी रिलेटेड टू द गवर्नर इन तमिलनाडु, इन केरल, इन कर्नाटक। हम उसकी जड़ तक जाने की कोशिश तो करेंगे ही, लेकिन साथ ही में ये भी देखेंगे कि ये जो गवर्नर का ऑफिस है, गवर्नर की पोजीशन है, ये विवाद में क्यों रहती है, हमेशा कंट्रोवर्सी में क्यों रहती है। कहीं इसके पीछे कोई संवैधानिक कारण तो नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल रीजन तो नहीं है, या फिर संविधान बिल्कुल सही है और उस संविधान को फॉलो करने वाले, इंप्लीमेंट करने वाले लोगों के इंप्लीमेंटेशन में कुछ कमी है, यह देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, मुद्दा वहां से उठता है जब कर्नाटका के गवर्नर थावरचंद गहलोत ये कहते हैं कि आपने जो स्पीच मुझे लिख के दी है, उस स्पीच के 11 पैराग्राफ से मुझे तकलीफ है। ये कर्नाटक की सरकार को ये कहते हैं, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कहते हैं कि इस स्पीच को मैं नहीं पढ़ूंगा असेंबली में। अब मुद्दा यह है कि स्पीच पढ़नी क्यों है? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ रीडिंग अ स्पीच इन द लेजिस्लेटिव असेंबली? तो बात यह है कि हमारा संविधान प्रेसिडेंट और गवर्नर को अलग अलग आर्टिकल्स के अंदर यह काम दे देता है कि जब भी नया साल होगा और नए साल का नया सबसे पहला सेशन होगा असेंबली का या सेंटर में पार्लियामेंट का, तो सभी गवर्नर्स और प्रेसिडेंट अपनी अपनी सभा को एक जॉइंट एड्रेस देंगे। अब प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल 87 है, गवर्नर्स के लिए आर्टिकल 176 है। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, वहां पे जॉइंट एड्रेस देना पड़ता है। लेकिन जो स्टेट्स में एक विधान सभा ही है, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां पे सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली को आपने स्पीच देनी होती है, आपने यानी गवर्नर ने। अब आमतौर पे क्या होता है कि गवर्नर जो भी काम करते हैं, जैसे कि ये स्पीच देना या किसी बिल पे साइन करना, इसके बारे में क्लैरिटी होनी जरूरी है कि क्या गवर्नर ये काम अपनी खुद की मर्जी से कर सकते हैं या यह काम उन्हें चुने हुए नेताओं की मर्जी से करना चाहिए। आइडियली स्पीकिंग, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर जो गवर्नर होते हैं या प्रेसिडेंट होते हैं, उन्हें सिर्फ सेरेमोनियल हेड माना जाता है, इसलिए उन्हें आइडियली स्पीकिंग, ठीक है, आइडियली स्पीकिंग उन्हें पावर्स नहीं मिलनी चाहिए जो वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकें। पर हमारे संविधान के अंदर ही एक सेक्शन या एक जोन ऐसा है जहां पे गवर्नर को लेकर क्लैरिटी नहीं है, जिसकी वजह से गवर्नर की पोजीशन पे हमेशा सवाल उठाए जाते हैं। खैर, इस पर्टिकुलर मामले में तो कर्नाटका के गवर्नर थावरचंद गहलोत जी ने सिर्फ 2 लाइनें पढ़ी, पूरी स्पीच जो उनको दी गई थी वो स्पीच नहीं पढ़ी। इसका कारण यह बताया जा रहा था कि इस स्पीच के अंदर केंद्र सरकार को, सेंट्रल सरकार को निशाना बनाया जा रहा था। उन खास तौर पे मनरेगा के रिमूवल के लेकर, जब उन्होंने मनरेगा को रिप्लेस करके वीबी जयराम जी को लेके आए, उसकी निंदा हुई, उसको क्रिटिसाइज किया गया इन दोस पर्टिकुलर sections of the speech, and the governor did not want to speak those words. Now this is very important to understand कि टेक्निकली अगर गवर्नर एक कॉलोनियल लेगेसी है, जो कॉलोनियल एरा यानी ब्रिटिश एरा में जरूरी होता था भारत के प्रदेशों के ऊपर, प्रोविंसेस के ऊपर शासन करने के लिए, रूल करने के लिए, तो क्या एक आजाद मॉडर्न भारत में भी गवर्नर की जरूरत है? इज इट रिक्वायर्ड? और कुछ जर्नलिस्ट पूछ भी रहे हैं कि 700 करोड़ साल का लगता है खर्चा इनके ऊपर, लेकिन इनका बेसिकली कोई खास काम नहीं है, सिर्फ सेरेमोनियल पोजीशन इनकी होनी चाहिए। तो बात बात पे गवर्नर को लेकर कंट्रोवर्सी क्यों इरप्ट होती है, इसके लिए समझना होगा आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसका नाम है आर्टिकल 164। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 164 एक ऐसा 163 एक ऐसा पीस ऑफ एक्ट है जिससे गवर्नर और प्रेसिडेंट में बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। वैसे तो गवर्नर और प्रेसिडेंट में फर्क बहुत है, लेकिन दोनों को सेरेमोनियल हेड माना जाता है।
प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, जबकि गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। गवर्नर बनने की सिर्फ दो ही क्वालिफिकेशन संविधान में लिखी है, आप 35 साल की उम्र के हो या आप इंडियन सिटीजन हो, ये दो कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो गवर्नर बन सकते हैं आप। अब जो व्यक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, क्या उसके पास बहुत सारी पावर्स होनी चाहिए एक डेमोक्रेसी के अंदर in comparison to someone who has been elected by the people? The answer logically seems to be no. But भारत के संविधान का आर्टिकल 163 कुछ इस तरीके से लिखा गया है कि उसमें गवर्नर के पास ज्यादा स्कोप होता है अपनी मर्जी से फैसले लेने का। इसका कारण यह है कि आर्टिकल 163 में लिखा है दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर एंड द गवर्नर शैल एक्ट अकॉर्डिंग टू सर एडवाइस। ऐसा लिखा ही नहीं है। प्रेसिडेंट के मामले में भी यह नहीं लिखा था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को बदला गया 1976 में और लिखा गया कि जो प्रेसिडेंट डिसीजन लेंगे इट शैल बी अकॉर्डिंग टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन आर्टिकल 163 में यह लिखा नहीं गया पूर्णतः। और तो और यह भी कहा गया कि अगर कुछ मामलों में डिस्क्रिशनरी डिसीजंस लेने हैं, डिस्क्रिशनरी यानी बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस या उनके एडवाइस के खिलाफ फैसला लेना है, तो ये मामले कौन से होंगे, ये मैटर्स कौन से होंगे, ये गवर्नर डिसाइड कर सकते हैं। गवर्नर का इन पे फैसला आखिरी फैसला होगा। अब ये पर्टिकुलर जो आर्टिकल है, ये जड़ है, ये रीजन है जिसकी वजह से आज से 5 साल पहले नहीं, 10 साल पहले नहीं, बल्कि कई सालों से गवर्नर का जो दफ्तर है, पोजीशन है, पोस्ट है, वो कंट्रोवर्सी से घिरी रहती है। लेटेस्ट मामले के अंदर 3 साउथ के स्टेट्स के अंदर कंसर्न रेज होता है रिलेटेड टू द स्पीच और एड्रेस दैट द गवर्नर इज सपोज्ड टू गिव। तमिलनाडु के गवर्नर तो पिछले 2 या 3 साल से जब भी एनुअल एड्रेस देना होता है तब वॉकआउट कर जाते हैं। इस बार भी उन्होंने स्किप कर दिया कुछ पोर्शन, और पिछली बार उन्होंने जब स्पीच दी थी उन्होंने कुछ पोर्शन जो सरकार ने उनको लिख के दिया था वो पढ़ के नहीं सुनाया। कर्नाटक के अंदर थावरचंद गहलोत जो पिछले सेंट्रल गवर्नमेंट या पिछली एनडीए सरकार के अंदर मिनिस्टर थे, मंत्री थे सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के, इंटरेस्टिंगली वो कर्नाटका के गवर्नर बनाए गए और उन्होंने ये मना कर दिया कि मैं तो ये 11 पैराग्राफ नहीं बोलूंगा, मैं ये स्पीच नहीं दूंगा। केरल के अंदर भी कुछ सालों पहले ऐसा हुआ, आरिफ मोहम्मद खान जी ने ऐसा कहा कि मैं ये वाला पैराग्राफ पढ़ तो रहा हूं लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आया। और रिसेंट जो 2026 का सेशन था उसमें भी उन्होंने ऐसा कहा। तो बेसिकली आपका ऊपर ये सवाल उठता है कि भारत के अंदर क्या जरूरत है भी गवर्नर की पोस्ट की। गवर्नर की पोस्ट के इतिहास में अगर जाएंगे तो सबसे पहले भारत के ऊपर राज करने कौन आए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी खैर यही बोलती थी कि भरोसा रख मित्र, मैं तो बस मसाले खरीदने आया हूं। उसके बाद जब बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी राइट्स उनको मिल जाते हैं, रेवेन्यू कलेक्शन के अधिकार मिल जाते हैं, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी में एक व्यक्ति रॉबर्ट क्लाइव को वहां का गवर्नर नियुक्त करते हैं। वहां से शुरू होता है सिलसिला ब्रिटेन का भारत पे कंट्रोल करने का। 1858 तक इसी गवर्नर को पहले गवर्नर जनरल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की उपाधि मिलती है। लेकिन जो प्रोविंसेस हैं जैसे मद्रास प्रोविंस, बंगाल प्रोविंस, बिहार है ना, या बॉम्बे, इन सभी प्रोविंसेस के अंदर एक एक गवर्नर को नियुक्त कर दिया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म होता है 1858 में और फिर डायरेक्टली ब्रिटिश रूल शुरू हो जाता है। भारत के प्रोविंसेस, जिनको हम राज्य कह सकते हैं, भारत के प्रोविंसेस के अंदर या ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस के अंदर एक एक गवर्नर को नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, वो भी वहां से। ठीक है, तो अब आप ये देख सकते हो कि ये जो लेगेसी है ये ब्रिटिश लेगेसी है। भारत के प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में जो गवर्नर का ऑफिस है इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, क्योंकि वहां पे भी गवर्नर की पोस्ट होती थी और गवर्नर एक तरीके से ब्रिटिश क्राउन के एजेंट की तरह काम करता था, ब्रिटिश इंटरेस्ट को संभाल के रखता था। अगर किसी प्रोविंस की असेंबली में ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहुत ज्यादा कार्रवाई होने लगे तो गवर्नर उन कार्रवाई को रोकने के लिए आपने रखा था।
तो एक तरीके से कॉलोनियल रूल को कंटिन्यू करने के लिए गवर्नर की पोजीशन थी। जब संविधान बनाया जा रहा था तो क्या गवर्नर की पोजीशन रखनी चाहिए या नहीं, इस पर भी चर्चा हुई। इस चर्चा के अंदर केटी शाह जो थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, उनका यह कहना था कि गवर्नर हमेशा बायस्ड होगा। अगर आप गवर्नर का ऑफिस बनाओगे जो एक अपॉइंट किया जाएगा सेंटर के द्वारा, तो वो स्टेट के बारे में नहीं बल्कि वो सेंटर के प्रति ज्यादा लॉयल रहेगा, और इस वजह से वो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट ऑड्स में रहेगा हमेशा। यह चेतावनी दी गई थी। पर उस वक्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने यह कहा कि सबसे पहली बात तो हमारा जिस तरीके से आजादी हमें मिल रही है, हमारे लिए यूनिटी इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन इज पैरामाउंट। वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। कल को अगर कोई स्टेट किसी तरीके से की बदमाशी करे, अलग होने की बातें करे, अपनी ऑटोनॉमी की डिमांड्स को एक्सेसिवली फोर्सफुली लेजिस्लेचर के थ्रू निकालने की कोशिश करे, तो हमें उस पर कंट्रोल रखना चाहिए, चेक रखना चाहिए। और पार्टीशन बंटवारा का हम मंजर देख चुके हैं, इसलिए सेंटर का कुछ हद तक कंट्रोल होना चाहिए ऑन द स्टेट्स, क्योंकि भारत को इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स की तरह इमेजिन किया गया था। दूसरा रीजन यह दिया गया था कि कॉम्पिटेंट लेजिस्लेटर्स नहीं है, मतलब एमएलएज अभी एक्सपीरियंस नहीं है गवर्नेंस में, अभी उन्होंने कहां गवर्न करना सीखा है, उनको सीखने दो। शायद उसके बाद कुछ समय बाद हम गवर्नर की पोजीशन पे पुनर्विचार करें, लेकिन अभी क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है एमएलएज को, मेंबर्स ऑफ असेंबली को, प्रोविंशियल असेंबली को, ब्रिटिश एरा में उनके पास ज्यादा साल नहीं थे टू पास लॉज, पास बिल्स, कंडक्ट देमसेल्व्स, इसलिए उनके ऊपर एक सुपरविजन होनी चाहिए। खैर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर तो ये कहते हैं कि जैसे ब्रिटेन में किंग है, वैसे ही सेरेमोनियल पोजीशन पे हम गवर्नर को रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर इंस्टेंस को देखते हैं या इस पर्टिकुलर आर्टिकल जिसके बारे में मैंने बात की उसको देखते हैं 1963 की, वहां पे एक अनडिफाइंड डिस्क्रिशन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और इस डिस्क्रिशन यानी कि अपनी मर्जी से गवर्नर क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, इसी को रिजॉल्व करती रहती है हमारे देश की जुडिशरी। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि पिछले एक साल में गवर्नर की पोजीशन को लेकर, वेदर इट इज रिलेटेड टू वीटोइंग ऑफ बिल्स और सिग्नेचर ऑन बिल्स, और वेदर इट इज रिलेटेड टू रेफरिंग बिल्स टू द प्रेसिडेंट, इसके ऊपर कई जजमेंट्स आई हैं और मैंने इसके ऊपर कुछ वीडियोस भी बनाई हैं जो करंट अफेयर्स के अंदर अपडेट होती रहेंगी। खैर, वो अपने एपिक कोर्स के अंदर भी मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से। खैर, अगर आप बात करते हो कि पिछले काफी समय से ये कैसे इंस्टेंसेस देखने को मिलते हैं गवर्नर्स की डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करते हुए, तो उसके मैं कुछ नमूने आपको बताना चाहूंगा। 1994 के अंदर जिस केस को लैंडमार्क केस माना जाता है, नाम है एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें एसआर बोमाई कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर थे 1988 के अंदर, लेकिन 1989 में उनकी जो पार्टी थी उसमें स्प्लिट हो जाता है, आपसी कुछ मनमुटाव हो जाता है, जिसकी वजह से जो एमएलएज हैं, मेंबर्स ऑफ असेंबली हैं, वो कर्नाटका के उस वक्त के गवर्नर के पास जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज हमारा अब सरकार के साथ समर्थन नहीं, वी डोंट सपोर्ट द गवर्नमेंट। एंड जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट लेटर एंड द बेसिस ऑफ अप्रोचिंग द गवर्नर, ही रिकमेंडेड टू द प्रेसिडेंट कि इस स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगा दो। अब इसके बाद बहुत लैंडमार्क जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का, जो ये क्लैरिफाई करता है कि गवर्नर अपनी मर्जी से ये ना डिसाइड करे कि मेजॉरिटी है चीफ मिनिस्टर के पास या नहीं, वो फ्लोर टेस्ट कंडक्ट करे। सिमिलरली जब ये देखा गया तमिलनाडु के गवर्नर के साथ कि 10 बिल्स उनके पास 3 साल से पेंडिंग थे, तो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया गया। ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट प्लीज, 3 साल से इनके पास बिल पेंडिंग है, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ये नहीं लिखा है कि कितनी टाइम लिमिट है जिसमें बिल साइन करना है, तो क्या गवर्नर अपनी जेब में परमानेंटली बिल को रख सकते हैं? उसके रिस्पांस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है जो कहता है कि नहीं, गवर्नर के पास पॉकेट वीटो अवेलेबल नहीं है, मतलब वो इनडेफिनेट समय के लिए बिल को अपनी जेब में नहीं रख सकते हैं। इनफैक्ट इस जजमेंट में बहुत सारी इंट्रिकेसीज हैं जिनको मैंने अपने करंट अफेयर्स रिकैप वीडियो में डिस्कस किया हुआ है।
अब सवाल ये आता है, क्वेश्चन ये आता है कि गवर्नर की पोजीशन आज के समय में, जब अब हमें ब्रिटिश कंट्रोल्स का कोई डर नहीं है, हमें इलेक्टेड गवर्नमेंट को अलाउ करना चाहिए काम करने के लिए, जहां गवर्नर अपनी हर पावर को किसी ना किसी तरीके से आर्बिट्ररी चलाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट उसे अपॉइंट करती है और स्टेट में ऑपोजिशन पार्टीज की सरकारें हो सकती हैं। ये आज की कहानी नहीं है, ये कहानी बंगाल में 1969 में देखी गई थी। सिमिलर इसी स्पीच के बारे में जो बात होती है, एड्रेस के बारे में बात होती है, वहां पे भी गवर्नर जो है स्पीच नहीं देते हैं। Not only the speech or the address, but also the issues that are related to governor's position as chancellor of state universities, governor's role in sanctioning prosecution. इसका क्या मतलब हुआ? प्रोसिक्यूशन सैंक्शन करना। बहुत सारे ऐसे कानून होते हैं जिसमें अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कोई क्रिमिनल कंप्लेंट आती है तो उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करने से पहले आपको गवर्नर से पूछना पड़ता है, अगर वो स्टेट का पब्लिक सर्वेंट है। इस पब्लिक सर्वेंट में मंत्री भी आते हैं, मिनिस्टर भी आते हैं। कर्नाटका में फ्रिक्शन का एक कारण यह भी है कि चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया के अगेंस्ट सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन मिला हुआ है फ्रॉम द गवर्नर, जो उन्होंने अपनी मर्जी से दिया है। सिमिलरली, क्या गवर्नर अपनी मर्जी से विधानसभा के सेशन को समन कर सकते हैं या नहीं, इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने नबम रेबिया केस के अंदर यह कहा कि गवर्नर अपनी मर्जी से सेशन को समन नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली, इफ यू आर टू आर्ग्यू दैट द गवर्नर्स पोस्ट शुड गो, then you will see that the spirit of federalism, the spirit of elected government is really not being fulfilled by many governors. CM is accountable to the people, but governor, being the head of the state, is only showing accountability to the center. डेटा ये दिखाता है कि जो गवर्नर्स बनाए जा रहे हैं पिछले 75 साल से 60 साल से, उसमें से 50% से ज्यादा पॉलिटिशियंस हैं, और एक पॉलिटिशियंस का, पार्टी मेंबर्स का रिटायरमेंट हाउस बन चुका है गवर्नर का ऑफिस। गवर्नर के ऑफिस को लेकर ये कंट्रोवर्सी नहीं है, और इसके लिए रिकमेंडेशंस पहले भी आ चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 1987 में सरकारिया कमीशन ने कहा था कि गवर्नर्स वो लोग होने चाहिए जिनका आर्ट, साइंस या सोशल सर्विस में एक एमिनेंट बैकग्राउंड हो। इमेजिन समवन लाइक एन एपीजे अब्दुल कलाम। मस्ट बी फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, स्टेट के बाहर से होने चाहिए, ताकि लोकल पॉलिटिक्स के अंदर इंट्रेंच्ड ना हो। पॉलिटिक्स के अंदर रिसेंटली एक्टिव व्यक्तियों को गवर्नर नहीं बनाना चाहिए, बट हम ये नहीं फॉलो होते हुए देखते हैं, बिकॉज दीज आर जस्ट अ सेट ऑफ रिकमेंडेशंस। कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान ये नहीं कह रहा है कि आपको ये करना है, ये बस एक कमीशन सरकार ने बनाया था, उसकी रिकमेंडेशंस है। कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर होनी चाहिए बिफोर अपॉइंटिंग गवर्नर्स, बट अभी ऐसा नहीं होता है। अगर आप बात करो 2007 के पुंछी कमीशन की रिपोर्ट की, तो वो भी ये कहता है कि गवर्नर की जो पोजीशन है, उसमें कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है। यानी 5 साल से पहले उन्हें कभी भी रिमूव किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, जब प्रेसिडेंट चाहे, यानी सेंटर चाहे। इसका मतलब अगर वो सेंटर की मन मुताबिक काम ना करें तो उनको हटाया भी जा सकता है, विच रियली इन्फ्लुएंसेस द वे गवर्नर्स वर्क। अगर आप इंपीचमेंट की बात करते हैं, तो ये पुंछी कमीशन का रिकमेंडेशन है कि जैसे प्रेसिडेंट को इंपीच किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है बाय द पार्लियामेंट, वैसे ही गवर्नर्स को भी इंपीच कर दे दिया जाना चाहिए। गवर्नर्स का रोल एज चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज खत्म कर देना चाहिए, और अगर किसी पॉलिटिशियन को गवर्नर बनाना है तो उसे कम से कम 2 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड देना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली ये चीजें सिर्फ किताबों में रह गई हैं। गवर्नर जिस पोजीशन पे हैं, उस पोजीशन पे वो अपनी मर्जी का इस्तेमाल करते आए हैं, और शायद आगे भी करते आएंगे। पर हमें यह समझना है कि गवर्नर की पोस्ट आज के प्रेजेंट डे टाइम्स के अंदर शायद स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सिर्फ एक सेरेमोनियल पोजीशन होनी चाहिए, सिर्फ एक सेरेमोनियल पोजीशन होनी चाहिए, so that governor just acts as a bridge of communication between center and state and not a barrier between federalism and democracy. वो ब्रिज का काम करें, वो दोनों के पक्ष को समझें,
इस तरीके की शैली होनी चाहिए गवर्नर की पोजीशन की। एंड दिस इज हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर इशू। प्रीलिम्स 2026 के लिए अगर आप करंट अफेयर्स को डेप्थ में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की रेलेवेंस के साथ यूपीएससी ओरिएंटेड तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो हमारा एपिक कोर्स आ रहा है। इसमें आपको लेक्चर्स या फ्री वीडियो लाइव लेक्चर्स के साथ साथ यू विल ऑल्सो गेट सम ग्रेट मास्टर कंपाइलेशंस जो आप एंड मोमेंट्स के अंदर रिवाइज भी कर सकते हो और अपने मार्क्स को कट ऑफ के प्रूफ बना सकते हो, कट ऑफ के पार ले जा सकते हो। तो इसी तरीके से हम गवर्नर और बाकी इश्यूज का भी डिस्कशन करते हैं। धन्यवाद।